नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 हिंदी ऐच्छिक पेपर 1 सत्र 1 के हिंदी कविता में से तेरी खोपड़ी के अंदर कविता का भावार्थ और उसके विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। ये जो कविता है तेरी खोपड़ी के अंदर, इस प्रस्तुत कविता के माध्यम से नागार्जुन जी ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक झगड़ों के बाद उसका गहरा असर कितने हद तक हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आदमियों पर होता है, इससे बड़े ही संवेदनशीलता से और यथार्थ के साथ बयान किया है। यानी कि जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उसके बाद एक ही धर्म के लोग बाधित नहीं होते, हिंदू या मुस्लिम धर्म के लोग जो है उन पर क्या असर पड़ता है, उनकी क्या स्थिति हो जाती है, इसका बयान इस कविता के कवि नागार्जुन जी ने किया है। उत्तर प्रदेश के एक गंगा तटवर्ती जिला है मेरठ। उत्तर प्रदेश में एक जिला है मेरठ, जहाँ हर साल गंगा नहाकर पुण्य कमाने वालों की संख्या लाखों में होती है। हम जानते हैं कि गंगा में स्नान करके पुण्य कमाने वाले जो लाखों लोग हैं वहाँ जाकर स्नान करते हैं और पुण्य कमाने की कोशिश करते हैं। जब मेरठ में सांप्रदायिक दंगा हुआ तो सामान्य मजदूर, सामान्य जनता का ही नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ। जब सांप्रदायिक दंगा मेरठ में हुआ तो सामान्य मजदूर जो लोग हैं, जो रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, हर रोज़ कमाना हर रोज़ खाना होता है, उनका ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। कविता की शुरुआत में ही हिंदू मुस्लिम दंगे से प्रभावित अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूर रिक्शा वाला प्रेम प्रकाश कवि से मिलता है। पहले ही कविता की शुरुआत में ही कवि की जो भेंट हो जाती है रिक्शा वाला जो है प्रेम प्रकाश, उनसे। प्रेम प्रकाश ने जोगिया रंग का कुर्ता, माथे पर चंदन का टीका, कान में लाल फूल और गले में रुद्राक्ष की माला पहनी है। प्रेम प्रकाश अत्यंत गंभीरता से कवि से पूछता है कि उन्हें कहाँ जाना है। गेहुए रंग के इस दुबले पतले बड़ी बड़ी आंखों वाले, चंदन का टीका लगाए हुए और पीली लुंगी पहने हुए युवक को देखते ही कवि उसे पहचान लेता है। मजदूरी पाने की समस्या उसकी चिंता कवि को स्पष्ट दिखाई देते। प्रेम प्रकाश अर्थात वो कल्लू अर्थात कलीमुद्दीन ही था। यानी कि प्रेम प्रकाश जो है उसका असली नाम कलीमुद्दीन था, जिसे कल्लू कहते हैं। यानी ये एक मुस्लिम युवक था, रोजी रोटी के लिए उन्होंने हिंदू नाम ग्रहण किया था और हिंदू जैसा अपना पहराव किया था, ये कवि पहचानता है। सांप्रदायिक दंगों के कारण प्रेम प्रकाश अर्थात कलीमुद्दीन जैसे लोग को निर्दोष होते हुए भी रोजी रोटी के लिए तरसना पड़ता है। यानी कि कल्लू यानी कि कलीमुद्दीन जैसे लोग हैं सांप्रदायिक दंगे से कैसे प्रभावित होते हैं, ये बताने की कोशिश यहाँ कवि नागार्जुन जी ने की है। मेरठ में गंगा स्नान आदि के लिए आने वाली यात्री ज़्यादातर हिंदू होते हैं, इसलिए कलीमुद्दीन से प्रेम प्रकाश बनकर रिक्शा चलाते हुए वह अपने परिवार के लिए 4 पैसे जुटाने की कोशिश में है। लेकिन जैसे ही कवि प्रेम प्रकाश की रिक्शा में बैठने लगे, बाकी रिक्शा वालों ने कवि को उसकी रिक्शा में बैठने से रोकना चाहा, क्योंकि भले ही वह हिंदू दिखता है मगर वह मुस्लिम है। जब सांप्रदायिक शक्तियां कवि नागार्जुन जी को प्रेम प्रकाश की रिक्शा में बैठने से रोकते हैं, वे सावध कराते हैं, तब कवि विद्रोह कर कलीमुद्दीन उर्फ प्रेम प्रकाश की रिक्शा में बैठकर सांप्रदायिक सद्भावना की वकालत करते हैं। जब कवि मेरठ में जाता है और रिक्शा से प्रवास करना चाहता है, एक रिक्शा में बैठना चाहता है, तो अन्य रिक्शा वाले उसे रोकते हैं कि जो प्रेम प्रकाश नाम से जो रिक्शा वाला है वो हिंदू नहीं है, तो मुस्लिम है, उसका असली नाम कलीमुद्दीन है।
तो कवि के दिमाग में विद्रोह की भावना आती है और वो सांप्रदायिक सद्भावना की वकालत करते हुए वो रिक्शा में जाकर बैठते हैं। समाज में व्याप्त जनसाधारण के प्रति दृढ़ आस्था रखने वाले बाबा नागार्जुन जी कलीमुद्दीन और उसके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाशीलता बरतते हैं। प्रेम प्रकाश अपनी रिक्शा से कवि और उनके मित्र को ले जाते वक्त उनकी बातें सुनता है, इसलिए वह मेरठ कॉलेज हॉस्टल के गेट पर कवि को पहुंचाने पर कहता है कि अब वह चुटिया भी रखेगा, यानी कि चोटी रखेगा, क्योंकि 8-10 रोज की भूखमरी के बाद उसके अंदर ये अक्ल फूटी है। रुद्राक्ष के मन के अच्छी मजूरी दिला रहे, अब वो चंदन का टीका भी रोज लगाएगा और उससे अपना नाम भी तो बदल दिया है, प्रेम प्रकाश, यानी कल्लू से वो प्रेम प्रकाश बन गया रोजी रोटी के लिए। उसे जाते देख कवि सोचते हैं कि भूख की भट्टी में कलीमुद्दीन खाक हो गया है। भूख ने ही उसे कलीमुद्दीन से प्रेम प्रकाश बना है। प्रेम प्रकाश बनकर ही वो अपनी रोजी रोटी पा सकेगा और अपने परिवार को कुछ खिला सकेगा। यानी सांप्रदायिक की जो स्थिति है, क्या है इसका वर्णन कवि ने यहाँ किया है। कवि कल्लू से दिली ख्वाहिश अदा करते हैं कि उसे उस नाले के करीब ले जा जहाँ कल्लू का परिवार रहता है। मुझे उसकी बूढ़ी दादी, बीमार अब्बा जान के साथ बैठकर चाय पीने की कवि अपने मन की बात जो है ख्वाहिश है वो कहते। जहाँ कल्लू के नन्हे मुन्ने बच्चे मेरी दाढ़ी के बाल सहलाएंगे, और कवि अपनी ही इसी सोच में मग्न है। यानी कि कवि सोचता है कि वो कल्लू के परिवार से मिले, उसके नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी दाढ़ी से खेले, ये अपने मन में सोच रहे है कि उनके अंदर से एक गुस्सेल आवाज आती है, यानी उनके मन से एक अंदर से गुस्सेल आवाज आती है कि खुसट बुड्ढे तेरी खोपड़ी के अंदर ये क्या चल रहा है। ये उनकी मन की आवाज है। कल्लू तेरा लगता ही कौन है, खबरदार तुझे मेरठ आने के लिए ही किसने कहा था। जो आवाज कवि को आज भी कभी कभी सुनाई देती है रहेगी। यानी यहाँ कवि ने तमाम इंसानी संवेदनाओं पर प्रतीकात्मक ढंग से प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। यानी कि हमारे मन में जो बात होती है सांप्रदायिक मन में कूट कूट कर भरी है। इस तरह से कवि ऊपर से सांप्रदायिक भावना के सद्भाव के ना के प्रति है, सद्भावना के कारण ये अन्य जो रिक्शा वाले हैं उसका प्रेम प्रकाश की रिक्शा में न बैठने कहते हुए भी वो बैठ जाता है। परंतु दिमाग में खोपड़ी में यह सांप्रदायिक भावना कुछ न कुछ हर इंसान में भरी होती है। यही आवाज इनके अंदर से आता है कि बुड्ढे खुशे तेरी खोपड़ी में अंदर क्या चल रहा है, कल्लू तेरा कौन लगता है। यानी कि इस तरह से प्रश्न हर एक मन में उठते, यानी इसीलिए उन्होंने कवि ने प्रतिवत ढंग से प्रश्न चिन्ह लगाया हर एक मन का, हर एक इंसान के मन का। एक इंसान के नाते इस समस्या की ओर अनदेखा कर देना कि कल्लू लगता ही कौन है किसी का, और फिर प्रतीकात्मक व्यंग्यात्मक ढंग से ऐसी स्थिति से इंसान की फितरत, मानसिकता, संवेदनाओं के प्रति प्रक्षोभ जाहिर करना कवि का लक्ष्य है। इसी तरह जो हमारी मानसिक दोगली मानसिकता होती है, इसकी तरफ प्रक्षोभ जाहिर करना कवि का मुख्य उद्देश्य है। यानी हम ऊपर से हम जात पात न मानते हैं, हम सद्भावना के प्रति आस्था रखने वाले इंसान कहते हैं, और पर हमारे अंदर कुछ ऐसा ही चलता है कि नहीं है ये इस जाति का है, उस जाति का, ये मुस्लिम है, हम हिंदू है। इस तरह से जो भावना होती है इस पर जाहिर प्रक्षोभ प्रकट करना ही कवि का लक्ष्य है। आज भी इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगों के कारण कविता में वर्णित भयान स्थिति को दर्शन होते हैं। आज भी हम देखते हैं सांप्रदायिक दंगे होते, इस तरह जो कविता है इसकी जो भयानक स्थिति यहाँ दिखाई गई, इस तरह की भयानक स्थिति हमें बाहर भी दिखाई देती है। और फिर आम आदमी को ही सबसे ज़्यादा इससे उत्पन्न